हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। और इस टॉपिक से हमारे एग्जामिनेशन में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए आज हम के क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारा मैट्रिक्स और आव्यूह, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसके बारे में बताते हैं कि देखिए मैट्रिक्स यानी है क्या। तो कहता है कि आव्यूह, ठीक है। आव्यूह जो है एक आयताकार संरचना है, आयताकार संरचना है जिसके द्वारा चर समीकरण का हल निकाला जाता है। चर समीकरण का हल निकाला जाता है, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है बच्चों, ठीक है, कि आव्यूह जो है एक आयताकार संरचना है। ये ना, ये आयताकार संरचना है। आयताकार क्या है? संरचना है जिसके द्वारा चर समीकरण, ठीक है, चर समीकरण का हल निकाला जाता है। बेसिकली हमें जो है आव्यूह पढ़ने को इसलिए है कि हम चर समीकरण का हल पहले निकालते थे। जैसे हम एलिमिनेशन विधि हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि हो गया, एलिमिनेशन विधि हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे चर समीकरण का हल जो है ये हम आव्यूह विधि के द्वारा पढ़ेंगे। इस आव्यूह विधि के द्वारा ही हम चर समीकरण का हल निकालेंगे, ठीक है। चाहे वो दो चर वाला समीकरण हो, जैसे कि देखिए, चाहे ये दो चर वाला समीकरण हो, ठीक है, समीकरण हमारा कुछ भी हो सकता है। ये हमारा दो चर वाला रेखीय समीकरण है, दो चर वाला रेखीय समीकरण। चाहे हमारा तीन चर वाला रेखीय समीकरण हो, सपोज दैट ये हो 2x + y + 2z बराबर 3 हो, x - y + z बराबर 5 हो। तो इस तरह से हम पहले क्या है, ठीक है, एलिमिनेशन विधि पर हम विचार करते थे। लेकिन अब जो है ये दो चर वाला रेखीय समीकरण और तीन चर वाला रेखीय समीकरण का हल जो है हम आव्यूह के द्वारा पढ़ेंगे। और पहले हम आव्यूह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सारणिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि जब आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक सॉल्यूशन यदि आपको पढ़नी हो तो हमारे ड्रीम क्लासेज के ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। कंप्लीट एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और अब थ्योरी तो है हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया कि मैट्रिक्स क्या है बाबू, तो एक आयताकार संरचना है जिसके द्वारा हम दो चर या तीन चर वाले समीकरण को हल निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है, ठीक है। सपोज दैट हम आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं और इसमें जो है ये ही आयताकार संरचना हमारा, इसी को कहते हैं हम आयताकार संरचना। आयताकार संरचना इसी को बोलते हैं, ठीक है। और यही हमारा आव्यूह को नोटेशन है। सपोज दैट इसमें हमने रखा 1 2 3 4 5 6 2 3 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कोटि। सबसे पहले कोई पूछेगा इसकी कोटि क्या है, यानी कोटि बोले तो उसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका किस कोटि का आव्यूह है या किस ऑर्डर का आव्यूह है। इसमें देखिए आपका इधर जो है ये आपका रो कहलाता है, इस वाइज रो वाइज ये रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। तो पहले रो को काउंट कर लीजिए। ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ठीक है। और ये हमारा हो गया तीसरा रो, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम और ये हो गया तीसरा कॉलम, ठीक है। यानी कि हमारा इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं 3:3 ऑर्डर का ये हमारा आव्यूह है। दूसरा इसमें पूछता है, ठीक है, कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या जो है कितनी होगी।
तो अवयवों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, पंक्ति की संख्या, ठीक है, गुने स्तंभ की संख्या। यही हमारा फॉर्मूला है, पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, यानी 3 गुने 3, 3 तिया क्या हो गया, 9 अवयव। ठीक है, इस अवयव में हमारा कितने अवयव हैं, 9 अवयव है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इसके पोजीशन की बात आती है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन पर चर्चा करेंगे। सपोज डैट इसके अवयव को स्मॉल लेटर से निकाला जाता है। हमसे हमको निकालना है A21 हो गया A32। ठीक है, A21 दूसरा पंक्ति और पहला अवयव, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो हमारा दूसरा पंक्ति हो गया इधर और हमारा ये पहला स्तंभ ये हो गया, यानी कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 4 हो गया। 3 2 का मतलब हो गया तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि तीसरा पंक्ति में जाइए और दूसरा स्तंभ ऊपर से नीचे आइए, यानी हमारा हो गया 3। इस तरह का भी क्वेश्चन बच्चों को आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, खास करके ऑर्डर तो जरूर आता है और अवयवों की संख्या जरूर आती है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और अवयव में क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम अवयव को पहचानने के लिए भी जानेंगे कि अवयव का टाइप्स वगैरह कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, जैसे मान लिया जाए हमारा कोई अवयव है दिया हुआ है 2:3 ऑर्डर का। ठीक है, और दिया हुआ है कि Aij बराबर i और प्लस j। ठीक है, जहाँ i बराबर जो है ये पंक्ति की संख्या और j बराबर जो है हमारा स्तंभ की संख्या है। ठीक है, तब कहता है किस अवयव की संरचना कीजिए, यानी अवयव को बनाइए, किस अवयव में हमारा यानी 2:3 ऑर्डर का अवयव की संरचना करें। हमारा क्वेश्चन यही है कि अवयव की संरचना करें, अवयव की संरचना करें। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमारा 2 3 6 अवयव होना चाहिए, तो हम पहले A लिखेंगे और यहाँ हम पहले क्या है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, तो यहाँ लेंगे A1 A2 और A3 और यहाँ लेंगे A1 A2 और A3। ठीक है, हमने क्या किया, पहले 2 पंक्ति बना लिया। अब यहाँ पहला स्तंभ है तो 1 1 कर दिए, दूसरा स्तंभ है 2 2 कर दिए, तीसरा स्तंभ है 3 3 कर दिए। ठीक है, यहाँ 2 3 होता। ठीक है, तो इस तरह से हम अवयव को डिनोट कर दिए कि हमारा इसका पोजीशन है पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसका है, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा लिखने में, ये हो गया A1 और ये हो गया A1, ये हो गया A2 और A2। यहाँ पहला स्तंभ बनाना था तो 1 1 कर देते, यहाँ दूसरा स्तंभ बनाना था 2 2 कर देते, यहाँ तीसरा स्तंभ बनाना था तो हम 3 3 कर देते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, देखिए इसका मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव है और ये दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव है। तो देखिए हमको मान निकालना है। ठीक है, Aij बराबर है i प्लस j। हम मान निकाल सकते हैं। A11 का मान निकालना है 1 + 1 तो ये 2 हो गया, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर A12 लिखेंगे 1 + 2 तो ये 3 हो गया, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, A13 तो यहाँ 1 + 3 तो ये हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ हम 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा पंक्ति बना सकते हैं। A21 तो पंक्ति की संख्या प्लस स्तंभ की संख्या 2 1 3 तो यहाँ 3 कर दिए। A22 यहाँ हो गया पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या 2 2 4 तो यहाँ 4 लिख सकते हैं। यहाँ A23 पंक्ति की संख्या प्लस स्तंभ की संख्या 3 2 5 तो यहाँ 5 हो गया। देखिए इस तरह से हमारा क्या है ना, ये हमारा अवयव तैयार हो गया। तो इस तरह का प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको चिंता करने की बात नहीं है। अभी क्या है ना कि हमारा लॉकडाउन का समय है और अभी आप घर बैठे ही हमारे YouTube चैनल का ड्रीम क्लासेज में आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, वहाँ कंप्लीट NCERT बुक सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा,
देखिए क्या है, जिसे कोई क्वेश्चन दे दे कि 24 अवयव वाले 24 अवयव वाले कुल आव्यूहों की संख्या बताएं, कुल आव्यूहों की संख्या बताएं। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं सिंपल तरीका बताता हूं, वह गुणनखंड विधि है। जिससे देखिए 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। 24 को तोड़ेंगे, एक पंक्ति 24 स्तंभ या 24 पंक्ति एक स्तंभ, ठीक है। फिर और 24 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, एक पंक्ति दो पंक्ति 12 स्तंभ या फिर हो गया 12 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। और 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 पंक्ति 8 स्तंभ और ये 8 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है। और हम 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 पंक्ति 6 स्तंभ और 6 पंक्ति और 4 स्तंभ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें हमारा 2 आव्यूह हो गया, इसमें भी हमारा 2 आव्यूह हो गया, इसमें भी हमारा 2 आव्यूह हो गया और इसमें भी हमारा 2 आव्यूह हो गया। यानी कुल आव्यूहों की संख्या जो हो गई ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एग्जामिनेशन हमारा क्वेश्चन आता है कि 24 अवयव वाले कुल आव्यूहों की संख्या बताएं, ठीक है। या सपोज डैट कोई दे दिया, क्या दिया, 64 अवयव वाले, है ना, 64 अवयव वाले कुल आव्यूहों की संख्या बताइए, कुल आव्यूहों की संख्या बराबर 8। इस तरह का प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से करना है। 64 को तोड़ सकते हैं, एक पंक्ति 64 स्तंभ या 64 पंक्ति एक स्तंभ। फिर हम तोड़ सकते हैं 64 का गुणनखंड 2:32, यानी 2 पंक्ति 32 स्तंभ या फिर हो जाएगा 32 पंक्ति 2 स्तंभ। फिर हम 64 को तोड़ सकते हैं, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 पंक्ति 16 स्तंभ, 16 पंक्ति और 4 स्तंभ, ठीक है। फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 8 से कटेगा, 8 8 64, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, यानी इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 2 और इसमें हो गया 2 और इसमें हो गया 1, ठीक है। यानी कुल आव्यूहों की संख्या जो इसमें हो गई वह हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा गुणनखंड फैक्टर याद रखना होगा इस तरह के क्वेश्चन में, और फिर बाकी आपका सॉल्यूशन आराम से हम बना सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ते हैं। और इसमें किस तरह का प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, देखिए। एक क्वेश्चन जो है बार बार हमारे एग्जामिनेशन में आ चुका है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 3:3 कोटि वाले वैसे आव्यूहों की कुल संख्या बताएं, कुल संख्या बताएं जिसके प्रत्येक अवयव, उसके प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो, ठीक है। यह प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2020 में ये आ चुका है, ठीक है, और भी कितना ही बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हमें बनाना हो तब देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कितना कोटि का बनाना है बाबू, तो 3:3 ऑर्डर कोटि का। तो इनमें एक आव्यूह लेते हैं और इसमें 9 अवयव बनाते हैं, चूँकि 3 3 9 अवयव होगा, A1 और A1, ये हो गया A2 और A2, ये हो गया A3 और ये A3। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया और 3। देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इस तरह से हमने अवयव को डिनोट कर दिया। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। हम जानते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़े होंगे
जब एक से अधिक कार्यों का करने के बाद एक पूर्ण कार्य होता है तो वहाँ गुणनफल का नियम चलता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पर 0 या 1 रखने का कई तरीका बाबू, 2 तरीका। ठीक है, 2 तरीका से यहाँ 0 या 1 रख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी हम अवयव को रख सकते हैं 2 तरीका, यहाँ भी अवयव को रख सकते हैं 2 तरीका। ठीक है, यहाँ भी अवयव को रख सकते हैं 2 तरीका से, है ना। 2 तरीके से क्या, 0 या 1। यहाँ भी हम अवयव को 2 तरीका से रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 0 या 1। ठीक है, यहाँ भी 2 तरीका से रख सकते हैं, यहाँ भी 2 तरीका से अवयव रख सकते हैं, यहाँ भी 2 तरीका से अवयव रख सकते हैं, यहाँ भी हम 2 तरीका से अवयव रख सकते हैं। यानी हमारा 9 अवयव बनाना है, 9 अवयव के प्रत्येक जगह पर हम 2 तरीका से 0 या 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे कुल अवयव कितना होगा। पहले एक पंक्ति बना लो, 2 गुने 2 गुने 2, फिर दूसरा पंक्ति बना लो, हो गया 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, फिर तीसरा पंक्ति आप बना लो, फिर हो गया 2 गुने 2 गुने 2, यानी हो जाएगा 2 पे घात 3, 3 छो 3 9, यानी कि 512। ठीक है, तो देखिए इस तरह से संपूर्ण बन जाता है। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। जब तक 3 पंक्ति 3 स्तंभ नहीं बनेगा तो 3:3 कोटि वाला अवयव की संरचना नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं एग्जामिनेशन में कि इस प्रकार से हमको हमारा इसका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, आप इसका मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन को बदल दे। क्वेश्चन को क्या बदल दे, हमारा एग्जामिनेशन में इस प्रकार से कर दे। इसे आप नोट कर ले पहले। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को क्या बदल दे, सिर्फ यहाँ पे कर दे हमारा 2:2, यहाँ पे 2:2 कर दे, बाकी सभी क्वेश्चन बाकी यही सब रहने दे। ठीक है, इसका मतलब 4 अवयव वाला हमको अवयव तैयार करना है। एक अवयव ए लेते हैं, यहाँ A1, यहाँ A1, यहाँ A2 और यहाँ A2 पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, यानी कि इसमें सिर्फ 4 अवयव बनाना है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 0 या 1 रखने का 2 तरीका, यहाँ भी हम रख सकते हैं 2 तरीका से। ठीक है, यहाँ भी हम रख सकते हैं 2 तरीका से, क्या भाई, तो 0 1, यहाँ भी रख सकते हैं हम 2 तरीका से 0 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पहला पंक्ति तैयार करें तो 2 गुना 2 और दूसरा पंक्ति तैयार करें तो सिर्फ 2 गुना 2, यानी 2 पे घात क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 2:2 कोटि वाला था तो आसान था। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हो आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला प्रश्न। एक देखिए इम्पोर्टेंट नोट्स है। नोट्स क्या है कि अवयवों में समानता कब होती है। अवयवों में समानता, ठीक है, कि अवयवों में समानता कब होती है, अवयव कब बराबर हो सकता है। ठीक है, सपोज डैट A बराबर B हमारा कोई 2 अवयव दिया हुआ है। ठीक है, इसके शर्तें क्या होगी, तो इसका देखिए शर्तें क्या होगी। यदि इसमें 2:3 ऑर्डर का ये हमारा अवयव है तो दूसरा अवयव जो भी होगा 2:3 ऑर्डर का है, यानी कि हमारा क्या हो गया कि कोटि समान होना चाहिए। ठीक है, कोटि क्या होना चाहिए बाबू, तो समान होना चाहिए। ठीक है, जब तक कोटि समान नहीं होगा तब तक हमारा क्या है ना, अवयव को हम बराबर नहीं कर सकते। यानी कि जो भी अवयव बराबर होगा, समान होगा एक दूसरे का, उसका कोटि क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल जो एग्जामिनेशन में आता है संभवतः। ठीक है, अवयवों में समानता पर आधारित प्रश्न है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, देख लेते हैं।
जैसे कि क्वेश्चन को दे दिया इस प्रकार से x प्लस वाई, ठीक है, और इधर है 5 प्लस जेड, और दे दिया यहाँ पे 2, और ये एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर दे दिया 6 2 5 और ये 8, ठीक है, और कह दिया कि एक्स वाई और जेड बराबर 8, यानी एक्स वाई जेड का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए हम तो आप जानते हैं कि हमारा आव्यूह समान कब होगा, तो इसमें देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी कोटियाँ समान है। जब कोटियाँ समान होगी तो संगत अवयव बराबर होंगे, यानी कि इसका पोजीशन है 1 1 तो इसका भी पोजीशन है 1 1, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1। देखिए इसका पोजीशन है 1 2, इसका पोजीशन है 1 2, इसका पोजीशन है 2 1 तो इसका पोजीशन है 2 1, ये हो जाएगा 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको 2 कह दीजिए, ठीक है। और इसका पोजीशन है हमारा 2 2 तो इसका पोजीशन 2 2 हो गया, x वाई बराबर 8, इसको समीकरण 3 कह दीजिए, ठीक है। ये तो 5 5 कट गया, z बराबर 0, हमारा 1 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब रह गई कि यदि 1 और 3 को हम हल करें तो x y का मान निकल जाएगा। दो तरीका से कर सकते हैं, एक फार्मूला जानते हैं हम, x माइनस वाई बराबर जो होता है अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4xy होता है, इसी पर बना लो, ठीक है। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 8, ये हो जाएगा 36 और माइनस 32, यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लो आगे कि x प्लस वाई बराबर है 6 और x माइनस वाई बराबर है 2, आप दोनों को हल कर लो, ठीक है। 2x बराबर हो जाएगा 8, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। और किसी एक समीकरण से आप x प्लस वाई बराबर 6 है तो आप मान रख दो x का, ये हो गया 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी वाई बराबर हो जाएगा 2, तो x का ही मान निकल गया, इधर वाई का भी निकाल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 से, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को हम आव्यूहों की समानता पर आधार हो तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक का वो आप कर लो, फिर उसका एग्जाम्पल कर लो, फिर उसका विविध कर लो, उससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा आव्यूहों में समानता, ठीक है। अब हम इसको नोट कीजिए, तब तक हम देखते हैं इसके आगे और भी क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि आव्यूह का योगफल, ठीक है। देखते हैं अगला, दूसरा आता है हमारा आव्यूहों का योगफल, ठीक है, कि आव्यूहों का योगफल हम कब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी शर्त है कि कोटियां समान होनी चाहिए, कोटियां जो है क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे कि कोटियां क्या होना चाहिए, सबों का समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से सपोज डैट ए बराबर दे दिया 2 3 4 5, ये 2:2 कोटि का है। बी बराबर दे दिया 2 3 1 1 2 3, ये हमारा 2:3 कोटि का है। सी बराबर जो दे दिया 2 1 1 1, ये हमारा 2:2 ऑर्डर का है। और डी बराबर दे दिया हमारा 1 2 3 और 3 2 और 1, ये हो गया 2:3 ऑर्डर का, ठीक है। अब हम देखिए जोड़ किसको सकते हैं, तो ए को हम जोड़ सकते हैं सी के साथ और बी को जोड़ सकते हैं हम डी के साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका यहाँ पे 2:2 ऑर्डर का ए है और सी भी हमारा 2:2 ऑर्डर का है। ये हो गया 2 3, ये 4 5, ये हो गया 2 1 1 1। इसको संगत अवयव को संगत अवयव को जोड़ दीजिए, 2 और 2 ये 4 हो गया, 3 और 1 ये 4 हो गया, ठीक है। 4 और 1 ये 5 हो गया, 5 और 1 ये 6 हो गया। देखिए जोड़ने के बाद जो हमारा आव्यूह प्राप्त हो गया उसका भी कोटि 2:2 है, ठीक है। अब बी प्लस डी को देखते हैं, हो गया 2 3 और 1 1 2 और 3
और प्लस हो गया हमारा 1 2 और 3, यहाँ हो गया 3 2 और 1। ये भी 2:3 ऑर्डर का है, ये भी 2:3 ऑर्डर का है। 2 1 3, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 2 ये 5 हो गया, 3 1 ये 4 हो गया, ठीक है। 3 1 ये 4 हो गया, 2 2 ये 4 हो गया, 3 और 1 ये 4 हो गया। ये भी देखिए 2:3 ऑर्डर का है। तो यानी कि जब हम किसी अवयव को आपस में जोड़ते हैं तो उसका कोटि भी वही होता है जो पहले अवयव का दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अवयवों का हम योगफल को निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको समझने के लिए नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अवयवों का सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, ठीक है। अवयवों का योगफल हो गया, अब देखते हैं घटाव, ठीक है। तो देखिए घटाव में भी क्या है ना कि कोटियाँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर दें तो थोड़ा सा रिजल्ट में अंतर आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से हम जोड़ते थे उसी प्रकार से घटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 में 2 घटा दिए, 0 हो गया। 3 में 1 घटेगा, 2 हो गया। 4 में 1 घटेगा, 3 हो गया। 5 में 1 घटेगा, 4 हो गया। रिजल्ट देखिए हमारा यही आ गया। अब इसी को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। 2 में 1 घटेगा 1, 3 में 2 घटेगा 1, 1 में 3 घटेगा -2, ठीक है। 1 में 3 घटेगा -2, 2 में 2 घटेगा 0 और 3 में 1 घटेगा 2। देखिए कोटियाँ तो समान हो गई, जो इसका कोटि है वो इसका कोटि है और जो इसी का कोटि है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद जो अवयव प्राप्त होगा उसका भी कोटि वही होगा जो पहले अवयव का था। घटाने के बाद जो हमारा अवयव प्राप्त होगा उसका भी वही कोटि होगा जो पहले अवयवों का कोटि था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अवयवों का योगफल और घटाव को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है समझना। तो ये तो हमारा था अवयवों का योगफल और घटाव हो गया। अब क्या है ना कि अवयवों का गुणनफल देखते हैं, ठीक है, कि हमारा अवयवों का गुणनफल किस प्रकार से हो सकता है। देखिए अवयवों का गुणनफल, ठीक है। इसमें 2 टर्म एंड कंडीशन है। पहला क्या कि जैसे कोई हम मानते हैं अवयव ए है, जैसे दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम यदि कोई अचर पद से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक अवयव के साथ गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। 4 दूना 8, ये 5 दूना 10, ठीक है। सपोज डैट इसमें हम यदि हम डिवाइड करते हैं 3 से तो ये हो जाता 2/3, ये होता 3/3, ये होता 4/3 और ये हो जाता 5/3, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी अवयव में यदि हम चर या अचर पद से हम गुना या भाग करें तो प्रत्येक अवयव के साथ गुना भाग हो जाएगा, ठीक है। चर या अचर राशि को किसी अवयव में गुना या भाग किया जाए तो प्रत्येक अवयव के साथ, ठीक है, प्रत्येक अवयव के साथ गुना या भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि हमारे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तो हमारा था अवयवों का गुणनफल का ये पहला पार्ट था, ठीक है। अब देखते हैं कि अवयव को अवयव से गुना करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अवयव से अवयव को गुना करते हैं तो क्या होता है।
इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हमारा इसका दूसरा पार्ट जो है वो हमारा आव्यूह को आव्यूह से गुना करने पर है। इसको आप समझ जाइएगा तो आपका आव्यूह का जोड़ घटाव गुना भाग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। सपोज डेट इस एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ए बराबर ये कोई आव्यूह है जिसका कोटि है m/n। ठीक है, और बी बराबर जो है हमारा आव्यूह है वो है n/k। तो हम a इंटू यदि हम b करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट जो होगा इसका पंक्ति की संख्या आएगा और इसका स्तंभ की संख्या आएगा। ठीक है, तो वो कब संभव हो गया, तो पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या हमारा a इंटू बी किए तो क्या रिजल्ट आ गया कि पहले आव्यूह का स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या जो हो गई किसके बराबर हो गई, दूसरे स्तंभ के पंक्ति की संख्या, दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ n था तो यहाँ भी n है। ये याद रखना होगा कि पहले आव्यूह का स्तंभ की संख्या बराबर दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या। ठीक है, यदि हम यहाँ पर b इंटू ए करते हैं तो हमारा देखिए b में है n/k और इंटू जो है हमारा यहाँ है m/n। ठीक है, तो ये संभव नहीं होता। इसलिए संभव नहीं होता कि हमारा यहाँ k और m दोनों को क्या होना चाहिए, k बराबर m होना चाहिए था। यदि k बराबर m हो जाता, इसका स्तंभ की संख्या और इसका पंक्ति की संख्या बराबर हो जाता तो हम दोनों को क्या कर सकते थे, गुना कर सकते हैं। ये हमारा आव्यूह के गुणनफल का नियम है। ठीक है, ये हमारा आव्यूह के गुणनफल का क्या है, नियम है। इसे आप नोट कर सकते हैं और हम देखते हैं एग्जाम्पल से, फिर आपको समझाते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तो आप समझ जाइएगा इसका हम गुणनफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए सपोज डेट मैंने लिया 1 2 3, यहाँ 4 5 और 6 हमने लिया। इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है और बी में हमने लिया 1 2 और 3 पंक्ति और 1 स्तंभ लिया। ठीक है, हम a इंटू बी निकालते हैं तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये इक्वल है तो आराम से a इंटू बी निकाल सकते हैं। निकालिए 1 2 3 4 5 6 और इधर हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, तो गुना कैसे करना है, देखिए पहला पंक्ति और ये पहला स्तंभ। ठीक है, 1 इंटू 1 1 प्लस दो दूनी क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस 3 थिया कितना हो जाएगा 9। अब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया। यहाँ भी पंक्ति की संख्या खत्म नहीं हो, जब तक यहाँ पंक्ति की संख्या खत्म नहीं होगी इसका स्तंभ का काम खत्म नहीं होगा। तो 4 गुना 1 ये हो गया 4, प्लस 5 गुने 2 ये हो गया 10 और प्लस ये हो गया 6 18। ठीक है, चलिए ये हो गया 4 1 5 9 5 14, ये हो गया 14 18 32। ठीक है, देखिए हमारा रिजल्ट में क्या आना चाहिए था, रिजल्ट में हमारा 2 पंक्ति और 1 स्तंभ। देखिए 2 पंक्ति और 1 स्तंभ आ गया, इसका मतलब ये गुणनफल हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, इसे आप नोट कीजिए। और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बेसिकली प्रॉब्लम ना हो बनाने में। दूसरा देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर इसको यही रह देते हैं और एक दूसरा आव्यूह लेते हैं b, उसमें हम लेते हैं 1 2 3 4 2 1, है ना, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला ले लेते हैं। हम a इंटू बी निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया 1 2
3 4 2 1। ठीक है, देखिए पहले पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, 1 गुना 1 तो 1 और प्लस 2 गुना 3 तो ये हो जाएगा 6 और प्लस ये हो गया 3 गुने 2 तो ये हो गया 6। अभी देखिए यहाँ पंक्ति की संख्या बचा हुआ है इसलिए स्तंभ का काम भी खत्म नहीं होगा। 4 गुना 1 4, 5 गुने 3 तो ये हो जाएगा 15, 6 गुने 2 तो ये हो गया 12। अब हमने क्या किया कि दोनों पंक्ति से पहले स्तंभ में गुना कर दिया, अब पहला स्तंभ का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, पहला पंक्ति अब दूसरा स्तंभ में आएंगे। 1 गुने 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 गुने 4 तो यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, 3 गुने 1 तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब हमारा दूसरा पंक्ति बचा हुआ है, 4 गुने 2 तो 8 लिखेंगे, 5 गुने 4 तो प्लस 20 लिखेंगे, 6 गुना 1 प्लस 6 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 6 12 1 13 ये हो गया, ये भी 13 और ये हो गया 15 12 27 4 31 और ये हो गया 28 और 6 34। देखिए रिजल्ट में क्या आना चाहिए था, इसका 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी इसका पंक्ति की संख्या इसका स्तंभ की संख्या, 2 पंक्ति 2 स्तंभ आ गया, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुना को निकाल सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ना समझ में आए, ठीक है, तो एग्जाम्पल से ये क्लियर हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जो सपोज दैट ए बराबर जो है 1 1 1 1 1 1 और ये 1 1 1 है। ठीक है, कोई कह दे कि ए स्क्वायर बराबर वाट। ठीक है, तो आप ए इंटू ए करोगे, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। ठीक है, कैसे गुना करेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, ये हो जाएगा 1 गुना 1 1, फिर हो गया 1 गुना 1 और फिर 1 गुना 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ 1 गुना 1 फिर 1 गुना 1 फिर 1 गुना 1 फिर तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ तो हो जाएगा 1 गुना 1 फिर 1 गुना 1 1 गुना 1। ठीक है, अब पहला स्तंभ का काम खत्म हो गया। अब दूसरे स्तंभ के साथ आएंगे तो पंक्ति यहाँ शुरू करेंगे, 1 गुना 1 तो 1, फिर 1 गुना 1 तो 1 और फिर 1 गुना 1 तो 1। इसी प्रकार से दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1, फिर तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, फिर क्या है, फिर अब तीसरा स्तंभ के साथ करेंगे, 1 गुना 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 प्लस 1 प्लस 1, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा 3 3 और 3 3 3 3 3 3 और 3 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन को समझने के लिए बेसिकली पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आज के क्लास में हमने बताया कि आव्यूह में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं आव्यूह का इंट्रोडक्शन, आव्यूह की समानता, आव्यूह का योगफल, आव्यूह का घटाव और आव्यूह का गुणनफल। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर फिर विशेष आव्यूह के आगे चर्चा करेंगे।